नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 6 में से 4 मामले उपराज्यपाल के पक्ष में। एंटी करप्शन पर केंद्र का रहेगा अधिकार। बिजली और भू राजस्व से जुड़े मामले राज्य सरकार के पास। सर्विसेज पर बड़ी बेंच करेगी फैसला। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत। खुदरा महंगाई में कमी के बाद अब थोक महंगाई दर भी 10 महीने के निचले स्तर पर। जनवरी में 2.76% रही थोक महंगाई दर। ईंधन और खाने पीने की चीजों की कीमतों में कमी का असर। समय पर घर मुहैया कराने से बढ़ेगी रियल एस्टेट सेक्टर की साख। ट्रेडा यूथकॉन 2019 सम्मेलन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का संबोधन। आवास परियोजनाओं को सरकारी मंजूरी मिलने में देरी पर जताई चिंता। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को चेक का करेंगे वितरण। अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी राजीव सक्सेना को मिली सशर्त जमानत। अदालत का राजीव सक्सेना को 5-5 लाख की 2 बेल श्योरिटी जमा करने का निर्देश। 3600 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़ा मामला। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने दिल्ली सरकार को झटका देते हुए कहा है कि एसीबी, जांच आयोगों आदि पर केंद्र को अधिकार है, वहीं बिजली और जमीन के सर्कल रेट पर राज्य सरकार का अधिकार बताया है। ऑल इंडिया सर्विसेज पर अधिकार को लेकर जस्टिस सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण का फैसला अलग रहा, जिस पर अब इस मामले को 3 जजों की बेंच को भेजा जाएगा। हालांकि जस्टिस सीकरी ने सर्विसेज पर केंद्र सरकार का अधिकार बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मामले में मतभेद होने की स्थिति में उपराज्यपाल की राय ही मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। टोटल 6 पॉइंट थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र सरकार करेगी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो किसके पास होगा, एसीबी किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केंद्र सरकार के पास रहेगा। तीसरा इश्यू था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इंक्वायरी कौन कर सकता है, कौन ऑर्डर करेगा, उसके लिए बोला है कि ये भी केंद्र सरकार ही करेगी। चौथा इश्यू है इलेक्ट्रिसिटी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। पांचवा इश्यू है रेवेन्यू का, दिल्ली में जो जमीन है उसका रेट कौन तय करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। और इसी पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों के बंटवारे पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और कहा है कि किसी मामले में मतभेद होने की स्थिति में उपराज्यपाल की राय ही मानी जाएगी, जबकि 6 में से 4 मामले उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल के पक्ष में है। माना जाए, तस्वीर अब साफ है। क्या बड़ी बातें आई हैं? ये प्रति देखिए, मामला मूल रूप से जो था वो जो सर्विसेज है, सर्विसेज को डिसाइड करने के लिए ये मूल रूप से पिटीशन जो है वो लगाई गई थी। क्योंकि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और दिल्ली सरकार के अख्तियार को लेकर के पिछले साल जब ये एक फैसला दिया था 1 साल पहले, उसमें बताया गया था कि किस तरीके से जो ताकतों का बंटवारा किया गया था। लेकिन उस फैसले के आने के बाद उसके कुछ ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया था, कुछ क्लेरिफिकेशन जो है वो इस नई पिटीशन के माध्यम से मांगी गई थी। अभी जो नई पिटीशन, अभी जिस पिटीशन का यहाँ पर डिस्पोज्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने आज किया है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, जमीन और रेवेन्यू, ये सब जो चीजें हैं, इनको दिल्ली सरकार को इसका अख्तियार दिया गया है। तीसरे और चौथे जो श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी बदलियां और पोस्टिंग का अख्तियार जो है वो दिल्ली सरकार को दिया गया है। लेकिन मूल रूप से जो जिस बात पर सबसे अहम
जो विवाद का विषय था कि जो सर्विसेज है यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज है, उनमें जो अधिकारी होते हैं उनकी बदली, जो दिल्ली सरकार के मातहत काम करते हैं, उनकी बदली का अख्तियार किसको होगा। उस मामले पर दोनों जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, जस्टिस सीकरी और अशोक भूषण, उन लोगों के बीच सहमति नहीं बन पाई। इसलिए इस मामले को अभी बड़ी बेंच को भेजा जाएगा और बड़ी बेंच इस बात का फैसला करेगी कि कौन के पास इस बात का अख्तियार है कि वो ऑफिसर्स की बदली को कर पाए। अभी तक जो स्थिति बनी है उसमें यही है कि जो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले का एक हिस्सा जो है वो लागू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके कई जो बिंदु थे उनको सेटल कर दिया है, लेकिन एसीबी जिस तरीके से है, करप्शन का जो मसला लगातार केजरीवाल उठाते रहे थे कि एंटी करप्शन ब्यूरो, हाँ। वो हमको मिलना चाहिए, उसका अख्तियार हम लोगों के पास होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो केंद्र सरकार के पास ही रहेगा, क्योंकि पहले इस बात का प्रमाणित कर दिया गया था कि एंटी करप्शन ब्यूरो एक किस्म से पुलिस स्टेशन है जो कि दिल्ली पुलिस के मातहत काम करता है, इसलिए उसका अख्तियार एलजी के पास है। जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज है, जो बार बार मुद्दा उठा था करप्शन के खिलाफ, कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज को भी कॉन्स्टिट्यूट करने का अधिकार एलजी के पास है। और जो दूसरे मसले हैं, अगर कहीं विवाद होता है तो उसमें हाँ। एलजी की राय जो है वो प्रिवेल करेगी। अब 3 जजों की पीठ बनेगी, उसकी घोषणा जब भी होगी उसके बाद तमाम जो दोनों पक्ष हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे। हाँ। तब तक जो है इंतजार करना पड़ेगा दिल्ली सरकार को भी और केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए एलजी साहब को भी, और तब तक इंतजार करना होगा। तब तक जो सुप्रीम कोर्ट के आज दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनके तहत ही प्रशासन काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम पहलू विस्तार से हमें समझाने के लिए। फिलहाल रविंद्र सिंह शोरान आपका। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वो उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के अलावा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री रुद्रपुर में राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना का शुभारंभ करेंगे। परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार लाना है। इसके तहत सहकारिता, खेती और संबद्ध क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्तराखंड में खेती और सहायक गतिविधियों में लगे किसानों को समुचित मदद दी जाएगी ताकि राज्य के पर्वतीय क्षेत्र से लोगों का पलायन रोका जा सके। इसके साथ ही वो दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को चेक भी बांटेंगे। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना करने के लक्ष्य की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के ILBS के 6ठे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित भी किया। उपराष्ट्रपति ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर स्कूलों में अभियान चलाने की जरूरत है। वहीं बच्चों को आधुनिक जीवन शैली के स्वास्थ्य संबंधी खतरों से अवगत करने की भी हिदायत दी। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने मेडिकल स्नातक छात्रों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र से नवाजा और डिग्री प्रदान की। दरअसल ये देश का ऐसा एकमात्र सरकारी संस्थान है जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सैकड़ों सफल लीवर ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। I am told that liver diseases are more common than heart diseases. According to the latest WHO data, liver disease amount for more than 2.44% deaths annually. Liver cancer is the second most common cause of cancer-related deaths worldwide. Hepatitis B and C are still leading causes of liver illness, cancers and deaths in India. However, in the recent past, fatty liver disease has become an important cause. Nearly 1 out of 4 Indians have fatty liver and 10% of them might be at risk of developing liver disease due to fat. We should change our diet and lifestyle. That's why I was giving importance to food habits also. Obesity and diabetic are associated with liver ailments, and diabetics are more prone to liver diseases. In fact, we need to have large-scale studies and research on metabolic and liver disease in the country, and institutions like ILBS should take lead to define the burden of lifestyle related to liver disease. You must write articles, you must give interviews on television, you must go to colleges and universities and also interact with the people, educate them. It's not only you see your patients who come to you, but you should go to the people and then try to educate them. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रियल एस्टेट सेक्टर को देश का बढ़ता हुआ क्षेत्र बताया और काले धन के इस्तेमाल पर रोक और नियमों के पालन से आम लोगों का भरोसा
बढ़ने की बात कही है। उन्होंने आज दिल्ली में रियल एस्टेट से जुड़ी संस्था क्रेडाई के यूथ कॉन सम्मेलन में कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर सेल्फ रेगुलेशन के जरिए अपनी साख को बढ़ा सकता है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि बिल्डरों को समय पर लोगों को घर मुहैया कराना चाहिए और इसके लिए नगर निगम या नगर पालिका को भी सभी जरूरी मंजूरी बिना देरी किए देनी चाहिए। Real estate company accountable for delivering delay. You must also make the local body or the other authority responsible for the delay if they delay. This is an important aspect that has to be taken note by the government and also the other agencies, including state governments, municipal bodies, and also the town planning authorities, etc. Everyone has to focus their attention. As I told you, it's an important sector of our economy and we cannot allow it to fail. We should take corrective action, and industry bodies like yours should institutionalize an internal self-regulation mechanism. The growing NPA in real estate sector has not only affected banks but also dried up bank loans to the sector from 63% in 2013 to 17% in 2016, thereby accelerating the stress. This is an important aspect. इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं और ये मकान दोगुनी गति से बनाए गए हैं ताकि 2022 तक लक्ष्य को हासिल किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज देश के गांव और शहरों में लगभग 1.5 करोड़ गरीबों के घर बनाए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 15 लाख घर शहरी गरीबों के लिए बनाए जा चुके हैं। पिछली सरकार के 10 वर्षों में शहरों में गरीबों के लिए 8 लाख घर बनकर तैयार हुए और बीते 4.5 वर्षों में लगभग 15 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं, यानी लगभग 2 गुना ज्यादा। यही गति है जिसके बल पर हम 2022 तक हर बेघर को छत देने की बात कर रहे हैं। क्रेडाई यूथ कॉन 19 सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019-20 के अंतरिम बजट से आवास क्षेत्र को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बजट में 5 लाख रुपए तक की कमाई वालों को इनकम टैक्स से पूरी छूट दी गई है। इसका लाभ भी रियल एस्टेट को मिलेगा क्योंकि जो भी पैसा बचेगा वो इस क्षेत्र में जाएगा। किराए से होने वाली टीडीएस की छूट सीमा को 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही आवासीय संपत्ति की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ का अब 1 के बजाय 2 मकान में निवेश की अनुमति दी गई है। साथियों, मध्यम वर्ग के बहन भाई, विशेष तौर पर हमारे युवा साथी अपने घर के सपनों को पूरा करें, इसके लिए हाल में बजट में कुछ बड़े प्रावधान किए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स 0 कर दिया गया है। इससे युवा साथी अपने कैरियर की शुरुआत के दौर में अपना घर खरीदने के लिए और अधिक प्रोत्साहित होंगे। कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लिए लोग घर की बिक्री से मिली रकम को एक की जगह 2 घरों में लगा सकते हैं। अब तक घर की बिक्री से मिली रकम को साल भर के भीतर दूसरे घर को खरीदने पर कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट सिर्फ एक घर पर मिलती थी, वो अब 2 घरों पर मिलने वाली है। अभी आपका काम है कि जहां पर आप पुराना बंगलो लेकर के फ्लैट की स्कीम रखते हो, उसको समझाओ।
केंद्रीय कैबिनेट की कल हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पटना मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे बिहार में यातायात सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। पटना में दानापुर से मीठापुर और पटना रेलवे स्टेशन से नए ISBT के बीच 31.39 किलोमीटर लंबी लाइन का निर्माण होना है। मेट्रो कॉरिडोर बनाने में 13,365 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। 17 फरवरी को पटना मेट्रो परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके 2 कॉरिडोर होंगे। दानापुर से मीठापुर लगभग 17 किलोमीटर का और पटना रेलवे स्टेशन से न्यू ISBT लगभग 14.5 किलोमीटर का। ऐसे 2 कॉरिडोर्स वाला बिहार का सबसे पहला मेट्रो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार और बिहार सरकार का संयुक्त 50-50 पार्टनरशिप में 50% पैसा केंद्र सरकार और 50% पैसा बिहार सरकार इस पे खर्च करेगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2019-20 सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कच्चे जूट की उचित औसत किस्म का MSP 2019-20 सीजन के लिए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 3,950 रुपए कर दिया गया है, जो 2018-19 के सीजन में 3,700 रुपए प्रति क्विंटल था। अधिकांश पूर्वी भारत के लिए ही है, वो है रॉ जूट के वर्ष 2019-20 सीजन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हमने वृद्धि की है 250 रुपए की। अब आज के दिन 3,700 रुपए है और अब 250 रुपए की वृद्धि की गई है वर्ष 2019-20 के MSP में रॉ जूट के, जो 6.75% का इंक्रीज है। आपने देखा होगा कल ही आंकड़े आए हैं महंगाई के, जो सिर्फ 2.05 यानी 2% की महंगाई चल रही है। उसके बावजूद जो रॉ जूट है उसको प्रोत्साहन करने के लिए और हमारे किसानों को ज्यादा आमदनी मिले, उसके लिए जो MSP है रॉ जूट का 19-20 वर्ष के लिए, उसमें 6.75% 250 रुपए की वृद्धि करके अब 3,950 रुपए ये तय किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2019 से आगे 3 साल और बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वहीं अनुसूचित जनजाति के विकास से संबंधित वृहद कार्यक्रम की उप योजनाओं को 11,900 करोड़ रुपए के परिव्यय से 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NRI यानी अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 पेश करने को स्वीकृति दी है। इसके उद्देश्य है कि ज्यादा जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, साथ साथ भारतीय नागरिकों विशेषकर NRI जीवन साथियों द्वारा अपनी पत्नियों का उत्पीड़न करने के खिलाफ उन्हें अपेक्षाकृत अधिक संरक्षण प्रदान करना है। कई वर्षों से मांग थी, जिसका क्योंकि अर्जेंट था, इसको हमने राज्यसभा में प्रधानमंत्री की आर्टिकल 12 में मंजूरी लेके, रूल 12 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस में मंजूरी लेके राज्यसभा में पेश किया था। अ बिल टाइटल्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस बिल 2019। ये राज्यसभा में 11 फरवरी को प्रस्तुत कर दिया गया है। राज्यसभा में रहने के कारण अब लोकसभा का टर्म खत्म होने के बावजूद अब ये बिल राज्यसभा में रहेगा और आगे इस पे कार्रवाई हो सकेगी। राफेल विमान सौदों को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच फ्रांस के वायुसेना के 3 राफेल फाइटर प्लेन भारत पहुंच चुके हैं। फ्रांस निर्मित 3 जंगी जेट विमान 20 फरवरी से शुरू हो रहे एरो इंडिया शो 2019 में हिस्सा लेंगे। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो में भाग लेने के लिए पहुंचे 3 राफेल लड़ाकू विमान में से सिर्फ 2 ही उड़ान भरेंगे, वहीं तीसरा डिस्प्ले के लिए होगा। $72,400 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ करार के बाद भारत सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा फैसला लिया है।
ANI के मुताबिक बुधवार को केंद्र सरकार ने रूस के साथ मिलकर करीब 7,47,000 क्लाशनिकोव राइफलों के निर्माण के करार का फैसला किया है। इन राइफलों को बनाने के लिए प्लांट उत्तर प्रदेश के अमेठी में लगाया जाएगा। दोनों देश की सरकारों के बीच होने वाले इस करार के तहत रूस की क्लाशनिकोव कंसर्न और भारत का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मिलकर AK-47 की तीसरी पीढ़ी की राइफल AK-203 तैयार करेगा। दोनों देशों के बीच आधिकारिक समझौते पर दस्तखत इस हफ्ते के आखिर तक होने की संभावना है। उसी वक्त करार से जुड़ी कीमत, समय सीमा जैसी अन्य जरूरी जानकारियां भी सामने आएंगी। ये समझौता रक्षा मंत्रालय के उस प्रस्ताव के तहत हो रहा है जिसके तहत मंत्रालय ने 6.5 लाख राइफलों की खरीद के लिए अभिरुचि पत्र मांगे थे। ये राइफलें पूरी तरह मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में ही बनाई जाएंगी। इस करार में भारत सरकार की पॉलिसी के तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास मेजॉरिटी शेयर 50.5% रहेगा, जबकि रूस के पास 49.5% शेयर होंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में कल राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के घर बुधवार को हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रहीं। सभी नेताओं ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बातचीत जारी रहेगी। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सभी प्रमुख विपक्षी दल जल्द ही चुनाव पूर्व गठबंधन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ जगहों पर गठबंधन के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करके बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारें। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी का राजनिवास के बाहर धरना दूसरे दिन भी जारी है। मुख्यमंत्री के साथ इस धरने में उनके सहयोगी मंत्री भी शामिल हैं। धरने के जरिए मुख्यमंत्री वी नारायणसामी राज्य सरकार के प्रस्तावों पर उपराज्यपाल किरण बेदी के रुख का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का आरोप है कि सरकार की तरफ से प्रस्तावित योजनाओं पर उपराज्यपाल की ओर से मंजूरी दिए जाने में देरी की जा रही है। मुख्यमंत्री के इस धरने में कांग्रेस और डीएमके भी साथ दे रहे हैं। वी नारायणसामी का कहना है कि जब तक राज्य सरकार के प्रस्तावों को उपराज्यपाल की ओर से मंजूरी नहीं मिल जाती, उनका विरोध जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर उपराज्यपाल मुफ्त चावल योजना और अनुदान समेत कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मंजूरी दे दें तो बाकी प्रस्तावों पर बाद में विचार किया जा सकता है। दूसरी तरफ उपराज्यपाल किरण बेदी ने मुख्यमंत्री को चर्चा के लिए 21 फरवरी को बुलाया है। किरण बेदी आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुई थी और वो 20 फरवरी तक दिल्ली में ही रहेंगी। किरण बेदी ने कहा है कि कानून निर्माताओं का इस तरह से धरना देना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते तो धरना देने के बजाय उनसे मुलाकात कर सकते थे और स्थिति को टाला जा सकता था। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के मामले में सह आरोपी राजीव सक्सेना को 7 दिन की जमानत मिली है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 5-5 लाख रुपए के 2 मुचलकों पर 22 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने राजीव सक्सेना को सशर्त जमानत दी है और कहा है कि अंतरिम जमानत की अवधि में आरोपी ना तो दिल्ली से बाहर जाए और ना ही किसी तरीके से जांच प्रक्रिया या सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश करें। राजीव सक्सेना ने अपनी खराब सेहत के आधार पर कोर्ट से जमानत दिए जाने की मांग की थी। सक्सेना ने कोर्ट को बताया कि वो हृदय रोग और ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं, जिसका इलाज चल रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में सक्सेना की बीमारी पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और मामले की अगली सुनवाई अब 22 फरवरी को होगी। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि सक्सेना ने खेतान के साथ मिलकर अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के करार को प्रभावित किया था। राजीव सक्सेना और दीपक तलवार को दुबई की पुलिस ने पकड़ा था, जिसके बाद दोनों को दिल्ली लाया गया। इसके बाद से ही आरोपी ईडी की कस्टडी में थे। पिछले साल दिसंबर में यूएई सरकार ने 3600 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए और मामले में सह आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को भी प्रत्यर्पित किया था। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। खुदरा महंगाई में कमी के बाद अब थोक महंगाई दर भी 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। आज जारी आंकड़ों में जनवरी में थोक महंगाई दर 2.76% रही। ईंधन और खाने पीने की चीजों की कीमतों में कमी से थोक महंगाई दर में कमी आई है।
और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।